हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर। और आज है 11 अगस्त। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर आज हम लोग लेने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं उसका क्विज जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहता है। तो चलिए 11 अगस्त के करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं। नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रिसेंटली जो है वो केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनाया गया है। देखिए वहां पर ये जो युद्ध है ये काफी लंबे समय से छिड़ा हुआ है कि नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इससे पहले शेर बहादुर देउबा जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इनको मेजोरिटी शो करने का एक टाइम पीरियड दिया गया था। उस टाइम पीरियड में इन्होंने अपनी मेजोरिटी शो प्रूव नहीं कर पाए और उसके कारण यहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा इनको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। और अब इनके स्थान पर कौन बन गए हैं? वापस से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए भारत की यदि हम लोग बात करें तो भारत में लोकसभा के अंदर 545 सीटें हैं। यदि 545 सीट पर मेजोरिटी शो कर यदि कोई व्यक्ति आता है तो फिर उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो हम लोग यहां पर यह कह सकते हैं कि 545 सीटों पर 50% प्लस 1 सीटें जिस पार्टी ने जीती हैं उस पार्टी का नेता जो है वो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन एक महीने के अंदर अंदर ये मेजोरिटी जो है इसको प्रूव करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। और यदि प्रूफ कर देते हैं तो 6 महीने का समय मिलता है उस व्यक्ति को कि वो शपथ ले सके। और यदि शपथ नहीं लेता है तो फिर उसको सदन की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाता है। यहां पर शेर बहादुर देउबा जो है इनके द्वारा मेजोरिटी को प्रूव नहीं किया गया और उसके बाद में केपी शर्मा ओली क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि फेल टू प्रूव मेजोरिटी और इसके बाद में केपी शर्मा ओली ने रिप्लेस कर दिया शेर बहादुर देउबा को। हम लोग बात करें तो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर एक लैंडलॉक कंट्री है। कौन सा? नेपाल है। यहां की कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपालीज रुपीज। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, पहली महिला राष्ट्रपति है नेपाल की। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली बन चुके हैं। 5 स्टेट्स जो है वो टच करते हैं नेपाल के साथ में। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। भारत और नेपाल के बीच में काला पानी को लेकर विवाद है। काला पानी जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है, लिम्पियाधुरा और लेपुलेख दर्रा, ये तीन जो है पार्ट, मैंने वापस से रिपीट करना है, काला पानी, इसके साथ में लेपुलेख दर्रा और तीसरा कौन सा है? लिम्पिया अधूरा। तो ये तीनों जो हैं वो नेपाल और इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। रिसेंटली 2019 के अंदर ही नेपाल ने इन जगहों को अपने मैप के अंदर भी दिखाया था और उसके कारण काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और उसके बाद वापस से हटा लिया गया था। आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट महिला अधिकारी को शामिल किया गया है। इनका नाम क्या है? तो प्रकृति और दीक्षा, मतलब बोथ ए एंड बी, ये इसका आंसर है। देखिए आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है वो रक्षा करती है भारत और चाइना की जो बॉर्डर है, जिसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा की रक्षा कौन करता है? आईटीबीपी करती है। यदि हम लोग बात करें बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमाओं की सुरक्षा करती है वो कौन सी है? बीएसएफ है। तो प्रकृति और दीक्षा जो है दोनों महिला अधिकारी बनी है कहां पर? आईटीबीपी के अंदर। तो यहां आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आईटीबीपी 2 वुमेन कॉम्बैट ऑफिसर हैव बीन अपॉइंटेड। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया गया है। आईटीबीपी की यदि हम लोग बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर्स है इसके नई दिल्ली के अंदर और डायरेक्टर जनरल वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है एस देशवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 को कंडक्ट किया है? तो भारत और यूएई के बीच में अबू धाबी में ये युद्ध अभ्यास कंडक्ट करवाया गया है। दोनों देशों की म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए, इसके साथ में ही दोनों देशों के जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं और रिलीफ जो ऑपरेशन है, इनको म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के साथ सॉल्व करने के लिए दोनों देशों के बीच में जायद तलवार 2021 युद्ध अभ्यास जो है वो कंडक्ट करवाया गया है इंडिया और यूएई के बीच में। ठीक है, कहां पर हुआ है ये? अबू धाबी के अंदर इसको कन्वर्ट करवाया गया है। और हेलीकॉप्टर्स वर वाइडली यूज। तो हेलीकॉप्टर जो है वो आपको पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाते हैं।
रिसेंटली काफी सारे जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाई गई थी। जैसे हम लोग बात करें कॉर्पोरेट की, तो भारत और थाईलैंड के बीच में और भारत और इंडोनेशिया के बीच में भी कॉर्पोरेट जो युद्ध अभ्यास है वो कंडक्ट करवाया गया था। इन इवन ए फोर जो है वो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। सी ब्रिज ड्रिल जो है वो यूक्रेन और यूएस के बीच में है। इसके बाद में TTX 2021 इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। ठीक है, तो ये कैसा है? ये है ट्राइलेटरल। इंदिरा 2021 जो है वो किसके बीच में? इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट करवाया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो यूएसए ने सबसे ज्यादा मेडल जो है वो इसमें जीते हैं। फर्स्ट रैंक पर कौन आया है? यूएसए आया है। सेकंड रैंक पर इसमें चाइना आया है और थर्ड रैंक पर कौन आया है? जापान आया है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जो है वो यहां पर जीते हैं, जिसमें 39 गोल्ड है, 41 सिल्वर है, 33 ब्रॉन्ज मेडल है। इसके साथ में चाइना सेकंड रैंक पर है और सेकंड रैंक पर होते हुए 88 मेडल जो है वो जीते गए हैं, 38 गोल्ड है। इसके साथ में 32 सिल्वर है, 18 ब्रॉन्ज है। थर्ड प्लेस पे हम लोग बात करें तो जापान है 58 मेडल्स के साथ में, 27 गोल्ड है, 14 148 जो है वो क्या है? इसमें सिल्वर है, 14 है यहाँ पर सिल्वर, यह है 14 सिल्वर और 17 क्या है? ब्रोंज है। इंडिया 48th रैंक पर है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया 48वें रैंक पर है। 7 मेडल हम लोगों ने जीते हैं, 1 गोल्ड जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया है। दूसरी इसका जो फेज है इसको लॉन्च किया है और इसमें जो है वो मुफ्त एलपीजी के गैस कनेक्शन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फर्स्ट फेज जो थी इसकी वो 2016 से 2019 तक चली थी और अब जो है इसकी सेकंड फेज को क्या किया गया है? इसको शुरू किया गया है। यदि हम लोग बात करें एलपीजी गैस कनेक्शन की, तो एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं या बीपीएल कैटेगरी के जो लोग हैं वहां पर क्या होता है कि ज्यादा चूल्हे का यूज किया जाता है। इसके कारण लकड़ियां तो काटी ही जाती हैं, पॉल्यूशन भी एनवायरनमेंट में ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ में महिलाओं को काम करने में कई दिक्कतें आती है, इसीलिए एलपीजी जो कनेक्शन है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो वुमेन्स हैं इनको फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये जो इसकी फर्स्ट फेज थी 2016 से 2019 तक ये चलाई गई थी। माइग्रेंट्स की यदि हम लोग बात करें तो माइग्रेंट्स विल नॉट नीड टू सबमिट राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ फॉर फ्री एलपीजी। माइग्रेंट्स को कोई जरूरत नहीं है कि वो सबमिट राशन कार्ड जो है वो सबमिट कराएं, इसके साथ में ही कोई भी उनको एड्रेस प्रूफ जमा कराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग बात करें वन नेशन वन राशन कार्ड की, इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी दूसरे राज्य में जाता है तो वहां पर उसका जो राशन कार्ड है जो कि उसकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है वो राशन कार्ड पूरे भारत के अंदर लागू होगा और एक यूनिवर्सल पूरे नेशनल लेवल पर एक राशन कार्ड लागू किया जाएगा। इसी को कहा गया है वन नेशन वन राशन कार्ड। उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रिसेंटली आपको पता होगा कि वंदना कटारिया के द्वारा 3 गोल दाग कर हैट्रिक बनाई गई थी हॉकी के अंदर और इसी कारण वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कहां कर? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सृष्टि गोस्वामी यहां पर आप लोग देख रहे हैं, तो ये एक दिन की क्या बनी थी? 1 डे सीएम बनी थी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला जो है वो नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क, फिर पॉलिनेटर पार्क और रिसेंटली आपको पता होगा कि एक पार्क जो है जो कि फ्लावर से संबंधित है वो भी उत्तराखंड के अंदर ही स्थापित किया गया था। तीरथ सिंह रावत जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको रिप्लेस करके अब जो है वो पुष्कर धामी यहाँ के क्या बन गए हैं? मुख्यमंत्री बन गए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वंदना कटारिया ने 2020 ओलंपिक के अंदर हैट्रिक यहां पे बनाई थी। तो 3 गोल जो थे वो इनके द्वारा दागे गए थे और इन्होंने क्या किए थे? हैट्रिक बनाई थी। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है पुष्कर सिंह धामी और इन्होंने ही इनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर यहां पर अपॉइंट किया है। चलिए, ब्रांड एम्बेसडर की हम बात कर रहे हैं तो स्मार्टफोन
जो है वन प्लस, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं जसप्रीत बुमराह। फिर हैं BJSW स्पोर्ट जो है, ऋषभ पंत है इनके ब्रांड एम्बेसडर। और रिसेंटली आपको पता होगा कि नितिन गडकरी जो है वो खादी प्राकृतिक पेंट, इस पेंट का निर्माण गाय के गोबर से किया गया है और नितिन गडकरी ने सबसे पहले अपने घर को इसी प्राकृतिक पेंट से पेंट करवाया था और ये खुद जो थे ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु किस राज्य ने 3 स्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है? तो रिसेंटली राजस्थान की द्वारा ये शिकायत निवारण समिति जो है वो गठित की गई है। देखिए, चिरंजीवी योजना की बात करें तो चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख का कैशलेस बीमा जो है वो किया जाता है किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। और ये जो है पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने ऐसी योजना को लागू किया। 2010 में राजस्थान सरकार के द्वारा जैव विविधता बायोडायवर्सिटी जो पॉलिसी है वो लाई गई थी और इसके साथ में ही जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसको लागू करने वाला भी 2010 के अंदर राजस्थान पहला राज्य बना था। और ब्लैक फंगस जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, इसको एंडेमिक घोषित करने वाला। एंडेमिक क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर वो बीमारी डिजीज जो है वो सीमित रहती है, उसे हम लोग एंडेमिक कहते हैं। और इसे जो है राजस्थान ने क्या किया था? एंडेमिक घोषित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे सखी है, तो सखी भी क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्विक रिड्रेसल सिस्टम जो है वो यहाँ पर लॉन्च करने के लिए सखी, गरिमा, ऐसे कई हेल्पलाइन सेंटर जो हैं वो स्थापित किए गए हैं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 टियर जो वुमेन ग्रेवियांस रिड्रेसल कमेटी जो है वो किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई है? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई है। किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता समाप्त कर दी है? तो रिसेंटली लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ILP इनर लाइन परमिट जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। देखिए, यदि हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो वहां पर कुल 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ILP लागू होता है। अरुणाचल प्रदेश उसके अंदर है, मणिपुर है, नागालैंड है और मिजोरम है। यहाँ पर 4 स्टेट के अंदर ILP लागू होता है। इसके साथ में ही लद्दाख क्षेत्र के अंदर भी ILP था और इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये ILP होती क्या है? यहाँ पर एक पास होता है जिसको स्टेट के जो भी गवर्नर हैं वो उसको परमिट करते हैं किसी भी टूरिस्ट को जाने के लिए। तो ILP जो है वो स्टेट लेवल पर जारी किया जाता है और किसी भी व्यक्ति को, कोई भी टूरिस्ट है तो उनको ये जारी किया जाता है ताकि वो स्टेट के अंदर क्या ले सके? एंट्री ले सके। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको ILP लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ में यदि प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, उनको भी जरूरत नहीं पड़ती है कि वो क्या लें? ILP ले। ये परमिट जो है इनर लाइन परमिट की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए, यहां पे हम लोग बात करें, द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिसेंटली अबॉलिश्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ इनर लाइन परमिट फॉर इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीन्स है कि केवल और केवल ये इंडियन सिटीजन्स के लिए है। यदि मान लीजिए कोई फॉरेनर टूरिस्ट आता है तो उनके लिए तो ILP जो है वो लागू रहेगा। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के तहत लगभग कितने लाभार्थियों को नामांकित किया गया है? तो 5 करोड़ जो हैं वो लाभार्थियों को यहाँ पर क्या किया गया है? नामांकित किया गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो है वो लोगों को डिजिटली साक्षर करने के लिए अभियान चलाया गया था। आप लोगों ने सुना होगा ई गवर्नेंस प्रोग्राम के बारे में। तो ई गवर्नेंस प्रोग्राम ये है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो जब डिजिटल रूप से लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती है तो उसका जो माध्यम होता है वो ई गवर्नेंस होता है। तो योजनाओं का जो लाभ है वो डिजिटली रूप से उठाने के लिए, उनका फायदा, बेनिफिट लेने के लिए डिजिटल लिटरेसी जरूरी है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो है इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। और इसमें 5 करोड़ जो लोग हैं इनको क्या किया गया है? इनको नामांकित किया गया है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं वुमेन बेनिफिशियरीज आर सर्टिफाइड अंडर द स्कीम विच इज 54% ऑफ द टोटल सर्टिफाइड। तो जितने भी लोग जो हैं वो सर्टिफाइड हुए हैं उनमें से 54% लोग जो हैं वो महिलाओं को क्या किया गया है? सर्टिफाइड इसके अंदर किया गया है। निम्नलिखित में से किस तारीख को नागासाकी दिवस मनाया जाता है? देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी जापान की 4 द्वीप में आप लोगों को बताता हूं। जापान के 4 द्वीप हैं, होकेडो है, उसके बाद में फिर होन्शु है, फिर है शिकोकू और फिर है क्यूशु। ठीक है, तो ये 4 आइलैंड है, होकेडो,
होन्शु, शिकोको और क्यूशु। तो होक्काइडो, होन्शु, तो यहां पर है कौन सा? होन्शु। और फिर यह है क्यूशु। ठीक है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है हिरोशिमा, और यहां पर क्यूशु द्वीप पर क्या स्थित है? नागासाकी। तो यहां पर स्थित है नागासाकी। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया था, जिसे कहा गया था लिटिल बॉय, जिसे कहा गया था लिटिल बॉय। और ये जो बम हैं, ये गिराए गए थे कहां से? अमेरिका के जो एयरफोर्स बेस है, हम लोग बात कर रहे हैं कहां की? ये बात की जा रही है हवाई द्वीप की। ठीक है, तो हवाई द्वीप जो है वो एयरफोर्स बेस है, कहां का? किसका है? अमेरिका का है। तो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नाम से गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर, और नागासाकी के ऊपर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, जिसको नाम दिया गया था फैट बॉय। तो ये कब आता है? तो ये आता है 9 अगस्त 1945 को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी डे जो है वो मनाया जाता है, और जो यहाँ पर बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम क्या था? वो था फैट बॉय। और लगभग 65,000 लोगों की यहाँ पे क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी बॉम्बिंग के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का मोबाइल ऐप जो है वो किसने जारी किया है? तो रिसेंटली एनवी रमन्ना के द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए, हम लोग जब आर्टिकल 39 पढ़ते हैं, ठीक है, आर्टिकल 39 को पढ़ा जाता है डीपीएसपी के अंदर, तो वहां पर बात की जाती है निशुल्क न्याय की। हम लोग बात करें फ्री जस्टिस की बात की जाती है, और उसी के तहत एनएलएसए, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना जो है वो 1955 के अंदर की गई थी। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को निशुल्क न्याय जो है, निशुल्क विधिक सहायता, उसका अधिकार होता है। निशुल्क विधिक सहायता का मीन्स है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में बंद है, तो उसको जो भी लीगल एडवाइस है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, और ये प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो स्टेट की है। तो रिसेंटली भारतीय राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक मोबाइल ऐप जो है वो एनवी रमन्ना के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च, रिलीज किया गया है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? यह है न्यू दिल्ली के अंदर। एस्टैब्लिश आप लोग देख सकते हैं कि 1995 में, बेसिकली 1956 के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया था, लेकिन प्रॉपर जो है वो 1995 में ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके आई थी। इसके साथ में ही आप लोगों ने देखा होगा जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, इसकी भी स्थापना की गई थी। दोनों की लगभग लगभग साथ ही इनकी स्थापना की गई थी। प्रत्येक वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को हर साल जो है वो बायोफ्यूल डे जो है वो मनाया जाता है। बायोफ्यूल की हम लोग यदि बात करें, जैसे गन्ना है, तो गन्ने से क्या किया जाता है? गन्ने के कचरे से बायोफ्यूल जो है वो बनाया जाता है। तो और उस बायोफ्यूल को पेट्रोल के साथ में मिक्स किया जाता है, ब्लेंडिंग उसकी की जाती है, और इसी के लिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो मनाया जाता है। यदि हम लोग एनवायरमेंट से पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं, तो हम लोगों को ऐसे जो तरीके हैं वो इजाद करने पड़ेंगे। तो बायोफ्यूल नीति जो है वो कई राज्यों के द्वारा लागू की जाती है। उसी में आपको पता होगा कि बिहार भारत का पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने भारत की पहली इथेनॉल जो पॉलिसी है इसको क्या किया था? लागू किया था। तो 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए, इसके साथ में एडिशनल इनकम टू फार्मर्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या किया जाता है? बायोफ्यूल जो है ये डे मनाया जाता है। इससे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी मात्रा, कंजप्शन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो है इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। मेक इन इंडिया, ये जो इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसको क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। और यहां हम लोग देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग की जाती है बायोफ्यूल की। देखिए, वर्तमान में 10% तक जो है वो बायोफ्यूल को ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ में। हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम के कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया के जो कोच हैं, हॉकी कोच, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण ये रहा क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के अंदर महिला टीम जो थी ये पदक लाने में असफल रही, और उसी के चलते इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम जो है वो आप लोग देख सकते हैं, स्कॉट मारिन जो है ये इनका नाम है। और टोक्यो ओलंपिक के अंदर कोई भी पदक ना लाने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और इंडियन हॉकी टीम ने
4-3 से ग्रेट ब्रिटेन से जो था वो हार का सामना किया और ब्रॉन्ज मेडल जो था वो खो दिया। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। हाल ही में किस ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो रिसेंटली जो है वो शंकर सुब्रमण्यम का निधन हो गया है और इन्होंने 2 बार ओलंपिक के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने 2 बार जो था वो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया। इंडियाज गोलकीपर ड्यूरिंग 1956 और 1960। तो इंडिया के लिए ये गोलकीपर का काम करते थे और रिसेंटली इनका क्या हुआ है, देहांत हुआ है। महाराष्ट्र संतोष ट्रॉफी इनके द्वारा जीती गई थी 1964 में और इनका संबंध कहां से है? केरल से है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट से। गो फास्ट एयरलाइंस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जिन भी खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अंदर पदक जीता है उनको अगले 5 साल तक फ्री डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो टूर हैं वो करवाए जाएंगे, या वो सफर जो है वो उनके लिए क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग गो फर्स्ट का नाम भी याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम में वो थोड़ा सा घुमा के दे, तो आप लोग को याद करना है कि 5 साल तक इनको फ्री ट्रेवल जो है वो किया जाएगा जिन्होंने मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक के अंदर। तो मेडल 7 लोगों ने जीता है, तो 7 लोगों को मतलब एक तो हो गया अपने पास में क्या, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा हैं, 2 सिल्वर मेडलिस्ट हैं और 4 क्या हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। तो इनको क्या किया जाएगा, फ्री किया जाएगा अगले 5 साल के लिए। चलिए 10 अगस्त के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राम सुभाग सिंह जो है वो मुख्य सचिव बने हैं हिमाचल प्रदेश के। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 4% और 3.5% जो है वो अनाउंस किए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जो है वो रेखा शर्मा बनी है। आईआईटी संस्थान जो है वो आईआईटी मद्रास है जिसने भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है। IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है। किस तिथि को अगस्त क्रांति, तो वो कौन सी तिथि है, वो है 8 अगस्त। इसके साथ में ही पीएम दक्षा जो है, पीएम दक्ष पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया है, 7 अगस्त 2021 को ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस एकल खुराक को, तो जॉनसन एंड जॉनसन जो है ये सिंगल डोज को भारत के अंदर इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम जो है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कार्यक्रम, इसके तहत टोटल 32 है, 32 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं और रिसेंटली 11 को क्या दी गई है, मंजूरी दी गई है। अगस्त 2021 में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है, तो वो बांग्लादेश बना है। 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधि कौन बने हैं, सुभाष सरकार बने हैं। हाल ही में भारतीय संसद ने जलवायु परिवर्तन को प्रभाव को दूर करने के लिए किस देश के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने के लिए सिफारिश की है, तो वह है कौन सा, पाकिस्तान है। 1960 के अंदर समझौता हुआ था। सरकार ने कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोले हैं, तो 8000 जो है वो नए औषधि केंद्र खोले गए हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है, तो वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। हाल ही में किस प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो वो है कर्नाटका। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि 21 जून योग दिवस के दिन किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, तो एम योगा को लॉन्च किया गया था। ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू का पहला मामला जो है वो इंसानों में कहां पर देखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और जो भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं उनका क्विज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल रहता है, तो आप लोग जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।